हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर डिवीजन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। आरआरबी ग्रुप बी का एग्जामिनेशन जो है वो भी ऑनगोइंग है, मतलब रिसेंटली जो है वो कंडक्ट होने वाली है। तो इसी के मद्देनजर आरआरबी ग्रुप डी साइंस का सीरीज जो है वो मैं चला रहा हूं। एक दिन साइंस और दूसरे दिन जीके जीएस से जो है वो मतलब के सेट प्रैक्टिसेस होंगे। ओके, तो इसी संदर्भ में जो है वो आपके सामने पेश है आज साइंस की सीरीज। ओके, चलिए, पढ़ाई तो हमारी होगी ही, थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं। इससे पहले कि इस क्लास की हम शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स को जरूर लिखें। आप ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, और जो एक रिलेशन बिल्डअप होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत कुछ और है और बच्चों के सामने जो है वो कुछ और भी बयां किया जाता है। ओके, मतलब कि एक हिंड्रेंस, एक जो है वो क्या कहते हैं उसे, मतलब ऐसा वातावरण का निर्माण कर दिया गया है कि बच्चे जो है वो डर जाएं। देखिए, होता क्या है, एक लंबे समय का अनुभव, और जब हम तैयारी करते थे और जब हम भारतीय रेल में सेलेक्ट होकर के आए, तो उस समय से लेकर के अभी तक की परिस्थितियां जो है वो बहुत कुछ बदली। मैंने देखा कि मेरे जो अनुभव है, जब हम जॉब में आए तो हमने देखा, इसके पहले बहुत लंबे समय तक पठन पाठन का जो है वो हमारा कार्यक्रम रहा था। क्वेश्चंस को सेट करके और पढ़ाई करना, और किस तरीके से ये सारी चीज जो है वो अनुभव पे आधारित होती हैं। ओके, जब हम ग्रुप डिस्कशन किया करते थे तो क्वेश्चंस जो है वो मैं सेट करता था, और कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जो है वो हर काम को कर नहीं सकता। तो आपको सीधी भाषा में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने जो मॉक टेस्ट मैं लाता हूं, बिल्कुल रिसर्च करके लाता हूं, और हमें ये पता होता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ये अभी रिसेंटली पैटर्न जो होते हैं एग्जामिनेशंस के, उस पे मैं स्टडी करता हूं और आपके सामने लेकर के आता हूं। मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें उलूल जुलूल लोगों को पढ़ा दी जाती हैं। क्या है जरूरी सिलेक्शन के लिए, जरूरी क्या होता है सिलेक्शन के लिए? जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो फैक्टर जो है वो काम करता है, वो है उचित मार्गदर्शन। कोई व्यक्ति जो है वो असफल क्यों हो जाता है? कोई व्यक्ति असफल क्यों हो जाता है? कोई स्टूडेंट असफल क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि उसने उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया। पढ़ाई तो आप सब करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करते हैं। ओके, आप उन चीजों को पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ओके, सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपको इतनी सारी चीजें लोगों के द्वारा रिकमेंड कर दी जाती हैं कि आप जो है वो मतलब कि डिस्क्राइब हो जाते हैं। ओके, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? कोई एक अनुभवी टीचर जो है वो जब किसी स्टूडेंट को, जो एकदम बेचारा नया होता है, कंपटीशन में नया नया आता है, उससे कुछ खास चीजें पता होता नहीं, कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी रिकमेंड कर देता है और वो जो है वो उसी चीज को पढ़ना शुरू कर देता है। हमेशा याद रखिए कि कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट पैटर्न है हमारे एग्जामिनेशंस के, और कुछ भी जो है वो मोटी मोटी किताबें आपके सामने रख दूं और कह दूं कि आप 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर लो। नहीं, बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ, ओके, बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ कम समय में जो है वो हम एग्जामिनेशंस को कैसे क्रैक करेंगे, ये आपको वही बताएगा जो आपको उचित मार्गदर्शन देना चाहता है। बाकी तो मार्केटिंग करने की बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी बच्चों को बता दो, बहुत सारे बुक्स जो है वो उसे रिकमेंड कर दो, और वो बेचारा पढ़ रहा है। सिलेक्शन के लिए ये जरूरी है कि हम बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ और सटीक चीजों का स्टडी करें। जीके जीएस के सेक्शन में मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो चीजें आपके लिए कारगर होंगी, और बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के इस चैनल के साथ स्टडी करें। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे आने में जो है वो हमें थोड़ी देर हुई। अगर मैं पहले आ गया होता तो बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो गया होता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उचित मार्गदर्शन जो है वो बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, और इसके लिए
जो है कह सकते हैं ना कि आज का समय जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे ज़माने में तो यूट्यूब जैसे कोई प्लेटफॉर्म होते नहीं थे। हम ऑफलाइन पढ़ाइयाँ करते थे और खुद भी पढ़ाई करते थे। कोई बच्चा अगर बहुत गांव को छोड़ करके शहर अगर जब तक नहीं जाता तो वो बेचारा पढ़ाई नहीं कर पाता था। और बहुत सारे जो है वो बच्चे डिप्राइव्ड जो बच्चे होते हैं, छोटे मतलब कि गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, वो जो है वो दे वर नॉट एबल टू गेट सेलेक्टेड। वो उन्हें जो है वो कोचिंग क्लासेस तक उनकी पहुंच नहीं होती थी और वो जो है वो पहुंच नहीं हो पाते थे, मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो समय बदली है, परिस्थितियां बदली हैं और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना, तो आप इसका यूज करें और बिल्कुल वैसे प्लेटफॉर्म पे करें जो आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करवाता है। ओके, बस ऐसे ही किसी भी कहीं से भी पढ़ाई कर लेने से जो है वो सिलेक्शन नहीं होता। तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब पे थोड़ी देर से जरूर आया हूँ, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आया हूँ। तो आप बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट यू सपोर्ट दिस चैनल और अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद जो है वो आप में इतनी क्षमता आ जाती है, आप बिल्कुल वैसे चीजों का स्टडी करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। अभी जो एग्जामिनेशन है आरआरबी ग्रुप बी का, तो आपने इसका पैटर्न तो देखा ही होगा। इसमें जीके जीएस से 20 से 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, जिसमें 4-5-6 करंट अफेयर होंगे। ओके, और साइंस जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो साइंस से जो है वो 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट होने वाले हैं। ओके, तो जीके और जीएस से कितने 20 से 25 क्वेश्चन जीके जीएस से और जीके जीएस और करंट से 20-25 क्वेश्चन और लगभग 25 क्वेश्चन आपके साइंस से, दोनों मिलकर के लगभग 45 से 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से होने वाले हैं, जीके जीएस और साइंस से। तो जो बच्चा जो है वो क्या करेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपको समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टीचर्स तो आते हैं और बस आपको यूं ही समझ पढ़ा करके चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ क्या क्या परेशानियां होती हैं जब वो तैयारी के दौर से गुजरते हैं, तो किस तरह से फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते और दूर दूर जब वो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो उन्हें फेस करनी होती है। तो बस मेरा मोटो ये नहीं कि बस मैं आऊं और एक लेक्चर देकर के चला जाऊं, ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन मेंटली सपोर्ट की आवश्यकता होती है और भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता जो है वो स्टूडेंट्स को होती है, और ये एक जो है वो अनुभवी टीचर ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और सिर्फ उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डोंट स्केयर, बी विद दिस चैनल, और मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन आपको ये वादा करता हूं कि बहुत जल्दी आपको उस स्थिति तक पहुंचाऊंगा जहां पर आप जो है वो बिल्कुल भय मुक्त हो जाएंगे। ओके, और सफलता क्या है फ्रेंड्स, सफलता जो है वो आज आपका जो आज का जो कर्तव्य है, इन्हीं कर्तव्यों का एक जो है वो रिजल्ट जो है वो सफलता है। आप जो आज कर रहे हैं कल वही जो है वो सफलता के रूप में आपके सामने जो है वो आने वाला है। और बस एक छोटी सी पंक्ति आप बच्चों को बूस्ट और एनर्जाइज करने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि अंधेरों से डरकर कभी रुको मत। क्या? अंधेरों से डरकर कभी रुको मत, सुबह की किरणें बस थोड़ी दूर है। ओके, अंधेरों से डरकर रुको मत, सुबह की किरणें थोड़ी दूर है। सपनों को सच करने की लगन रखो, सपनों को सच करने की लगन रखो, क्योंकि मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरूर है। फ्रेंड्स, अगर गुरूर करना है तो अपने पैसे पे नहीं, अपने दोस्तों पे नहीं, अपनी सुंदरता पे नहीं, अपने हेल्थ और वेल्थ पे नहीं, अगर गुरूर करना है तो अपने किस पे करो, अपने मेहनत पे करो, और वही मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आप सफल हो जाएंगे। ओके, तो ये पेप टॉक यानी आपको समझाने का तरीका, आपको बूस्ट करने का तरीका और आपको भावनात्मक सपोर्ट करने का तरीका ये मेरा है, और इसमें मैंने लगभग 9 मिनट गुजार दिए हैं। ये जो है वो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, जस्ट वेट एंड वॉच फुल द क्लास। आप इसे पढ़ें और आप देखेंगे कि बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से मैं सारे एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं बारी बारी से मॉक टेस्ट्स लाऊंगा और वही पढ़ाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो, और इधर से उधर घूमने की आवश्यकता नहीं। आप अपने जो ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने वाला ये चैनल है, आपका कौन सा
कॉम्पिटिटिव जोन उससे जुड़े रहें और देखें कि ये क्या कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत जरूरी होता है बच्चों के साथ बातचीत भी, और चूंकि बातें मैं वही करता हूं जो कि रिलेवेबल होते हैं, और मैं जानता हूं कि आपकी आवश्यकता क्या है। ओके, तो किस प्रकार की गति करने वाले वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन जो है वो अस्थिर नहीं होता है। इन विच टाइप ऑफ मोशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट नॉट कांस्टेंट। समीय गति यूनिफॉर्म मोशन, सम त्वरणीय गति यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और अनियमित गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो राइट आंसर इज सी हियर। ओके, क्या कह रही है तो थोड़ा सा देख लेंगे। समीय गति में वस्तु की वेग वेलोसिटी स्थिर रहती है, इसलिए त्वरण जो है वो शून्य होती है और निश्चित होती है। ओके, तो ये नहीं होने वाला। सम त्वरणीय गति में ये इसकी ये विशेषता होती है, विशेष गति होती है जहां गति बदल रही होती है लेकिन इसके बदलाव की दर एक्सेलरेशन जो है वो स्थिर रहती है। और नेक्स्ट जो है वो अनियमित गति में वेग बदल रहा होता है लेकिन इस बदलाव की दर एक्सेलरेशन जो है वो निश्चित नहीं होती, यानी समय के साथ त्वरण बदल सकता है, इसलिए त्वरण स्थिर नहीं होता। वृत्ताकार गति में यदि परिमाण स्थिर हो और दिशा बदल रही है तो त्वरण जो है वो मौजूद होता है। केंद्राभिमुख त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी मात्रा यदि वृत्ताकार गति की स्थिति में अस्थिर वेग व त्रिज्या हो तो त्वरण स्थिर हो जाती है। लेकिन यहाँ विकल्प सी जो है वो आपके लिए जो है वो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि अस्थिर नहीं है, इसके लिए प्रश्न पूछ रहा है। तो आप क्या आंसर देंगे इसका? किस प्रकार की गति में गति करने वाले वस्तु का त्वरण अस्थिर नहीं होता है? ये अनियमित गति में जो है वो स्थिर नहीं होता है। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद सबसे हल्के तत्व जो है वो कौन होते हैं? तो परमाणु संख्या के आधार पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के बाद सबसे हल्के तत्व जो है वो लिथियम होते हैं। विच इज द थर्ड लाइटेस्ट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन एंड हीलियम? दैट इज लिथियम। ओके, लिथियम परमाणु संख्याओं एटॉमिक नंबर के अनुसार हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का एक, लिथियम का दो, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो है वो तीसरा हल्का तत्व लिथियम आता है, और लिथियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 3 होता है। ओके, बोरोन का 5 होता है, बेरिलियम लिथियम के बाद नहीं है। ओके, ये इसकी बात की जा रही है। यहाँ पर जो दिया है आपका लिथियम, बोरोन, बेरिलियम और ऑक्सीजन, तो इसकी बात की जा रही है वहां पे। ओके, तो राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो रहा है, वो क्या हो रहा है? लिथियम हो रहा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तो थर्ड पूछ रहा है ना यहाँ पे। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद सबसे हल्के तत्व कौन है? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो दैट इज 3। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतः ऊतक इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? दैट इज लिवर। ओके, लीवर क्या है? यकृत जो है वो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतः ऊतक सॉलिड इंटरनल ऑर्गन, और त्वचा जो है वो हालांकि त्वचा को जो है वो सबसे बड़े अंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह अंतः ऊतक नहीं। ओके, ये जो है वो एक्सटर्नल स्टडी में आता है ना। फेफड़े जो है वो लंग्स वो गुर्दे किडनी के बड़े अंग है, लेकिन यकृत से आकार व द्रव्यमान दोनों में जो है वो कम है। ये सारे ऑप्शंस की बात की जा रही है। तो हृदय जो है वो हृदय का कार्य और हार्ट का कार्य तंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन आकार में यकृत जितना बड़ा नहीं होता है ना। हृदय, यकृत, फेफड़े और गुर्दा, तो लीवर यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, बल का मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन। ओके, बहुत ही प्रचलित और रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे जो है वो बार बार एग्जामिनेशन में और पॉइंट्स एग्जामिनेशन में शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है होगा कि ये थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस भी है, बट मैं यहाँ पर उन बच्चों को भी ध्यान रख रहा हूँ जो बच्चे अभी नए नए कंपटीशन में शामिल होने वाले हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल इनिशियल तैयारी बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश कर दूं। चीजें जो है वो मैं वही पढ़ा रहा हूं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक चीज और है, एक क्वेश्चन उसकी लंबी व्याख्या अगर मैं 20-20 क्वेश्चन भी आपके सामने पेश करता हूं और उन क्वेश्चंस को जब आपके सामने एक्सप्लेनेशन देता हूं तो 3-4 क्वेश्चंस और उससे कोरिलेट हो जाते हैं। तो ये मान के चले कि एक क्लास में आपके एटलीस्ट लगभग 100 क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं, 80 से 100 क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं न्यूटन जो है वो इसका किसी एग्जाम में ये तो पूछ लिया ऐसा यूनिट न्यूटन, और जब अगले ही एग्जाम में आपको ये भी पूछेगा कि इसका जो है वो आप ये बता दें बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। ओके, इसकी ये पूछ देता है F = m/a। ऐसा ही प्रणाली में बल का जो है वो मात्रक न्यूटन होता है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिए जाते हैं, तो इन पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, सोडियम क्लोराइड यौगिक में किस प्रकार का बंधन होता है, किस प्रकार का जो है वो बॉन्ड होता है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में? ओके, तो इसमें जो है वो आयनिक बंधन, ओके, आयनिक बंधन होते हैं। आई नो ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच, बट आप कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसे लग रहे हैं, और आप ये भी बताएंगे, अपने शहर का नाम भी बताएंगे कि आप कहाँ से इन वीडियोस को देखते हैं। तो हमें भी थोड़ा मजा आएगा और हमें लगेगा कि कहाँ से बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ओके, तो आयनिक बंधन जो है वो इसका राइट आंसर है कैसे? सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों को जो है वो ग्रहण करता है, यानी कि +Na और -Cl। ओके, आयन जो है वो यहां पर बनते हैं, इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल से आयनिक बंधन जो है वो बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो बी इज द राइट आंसर हियर। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ये रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन और बार बार एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है, दोहराया जाता है। ओके, इंसुलिन हार्मोन इज secreted by which gland? थायराइड, अधिविक्त ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय, पैंक्रियाज या पीयूष ग्लैंड? तो यहां से अग्नाशय ग्रंथि से जो है वो स्राव होता है किसका? इंसुलिन का। तो इन चीजों पर हम ध्यान रखें और थोड़ी इसकी व्याख्या देख लें। इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस के द्वीपों आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से होती है। ओके, कहां से? इनका जो है वो बीटा इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस के द्वीपों आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। बस एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है कि कहां से साबित होता है, तो पैंक्रियाज से, इंसुलिन पैंक्रियाज से साबित होते हैं। और पैंक्रियाज में भी कहां से? तो लैंगरहैंस के द्वीपों आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं, ओके, उनके बीटा कोशिकाओं से। तो मतलब बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। साउंड जो है वो किस प्रकार की तरंग है? साउंड इज विच टाइप ऑफ वेव? लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय? तो ये जो है वो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्यों? थोड़ा देख लें। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के आगे पीछे जो है वो दोलन करती है, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन जो है वो यहां पर होता है इस तरह से, इसलिए यह अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, इस तरह से आप देखते हैं। तो इसे ध्वनि की तरंगे क्या है फ्रेंड्स? अनुदैर्ध्य तरंग। इन सब चीजों को आप देखें क्यों होती है, ये भी मैं आपको बता दिया। टू एंड फ्रो वाइब्रेशन की वजह से अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब ध्वनि की तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। ओके, दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बटर फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड व्हाट? अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, ये कई बार एग्जामिनेशंस में इसे पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस में तो इसे कई बार देखा गया है। हाँ, एक और कॉमन चीज होती है आरआरबी के एग्जामिनेशंस में, जो क्वेश्चंस यहाँ पर
लेवल 1 के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन जो है वो आरआरबी के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। इवन की जेईई के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी इन्हीं क्वेश्चंस को देखा जाता है, मतलब हर एग्जामिनेशंस में। तो आप एक चीज और अपने दिमाग से निकाल दें कि ये एग्जामिनेशंस में कुछ और पढ़ना है, नेक्स्ट में कुछ और पढ़ना है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, और वही बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, वही बच्चे एएलपीज के लिए भी पढ़ रहे हैं, वही बच्चे टेक्नीशियंस के लिए पढ़ रहे हैं, और वही बच्चे जो है वो जेईई के लिए भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो जीके और जीएस के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि लगभग चीजें सब जगह सेम होती हैं। दूध को उच्च गति से घुमाने और भारी व हल्के कण, मतलब दूध को जब हम उच्च गति से घुमाते हैं तो भारी और हल्के कण जो है वो इसमें अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं, जिससे क्रीम या मक्खन को अलग किया जाता है। ओके, पौधों में जल का ऊपर की ओर प्रवाह किस प्रक्रिया से होता है? The upward movement of water is in plants occurs due to which process? ये जो है वो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा ये संभव होता है। ओके, थोड़ा देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है? पत्तियों से जल के वाष्पीकरण। ओके, ट्रांसपायरेशन से क्या होता है? नकारात्मक दबाव जो है वो बनता है, जो जड़ों से जल को ऊपर की ओर खींचता है, और इसे जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल यानी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये थे जूल। ओके, इन्होंने ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत दिया। ऊर्जा को न हम उत्पन्न करते हैं और ना ही ऊर्जा खत्म होती है। ऊर्जा जो है वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। उसका एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने सिद्ध किया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण जो है वो होता है। ओके, नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? दैट इज डेसिबल। ओके, नेक्स्ट, क्या है व्याख्या इसकी? डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता जो है वो लाउडनेस ऑफ डेसिबल डीबी में, सॉरी, ध्वनि की तीव्रता जो है वो लाउडनेस है, इसे हम डेसिबल डीबी में मापते हैं। ओके, 0 डीबी जो है वो सबसे मंद ध्वनि, और 120 डेसिबल जो है वो 120 डेसिबल पर जब हम जाते हैं तो ये हमारे कानों को हानि पहुंचा सकती है। यानी कि जब एक क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मैंने देखा था कि जब हम फुसफुसाहट से आवाजें करते हैं, मतलब आराम से जब हम बैठ करके और बातें करते हैं, तो वो जो है वो 50 से 50 से 60 डेसिबल के बीच में जो है वो ये चीजें होती हैं। ध्वनि की इंटेंसिटी जो है वो 50 से 60 के बीच में होती है जब नॉर्मल बैठ करके किसी रूम में बात करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं, आपको जो पढ़ा रहा हूं, दैट इज बिटवीन 50 to 60 डेसिबल, इसका रेंज जो है वो है। ओके, मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड कैपिलरीज का जीवन जो है वो हमारे मानव शरीर में जो है वो कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज? दैट इज 120 डेज। ये 120 दिनों का होता है। ओके, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कैपिलरीज लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती है। उसके बाद ये प्लीहा स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ओके, क्या क्या देखा आपने? 3 क्वेश्चन यहां से राइज हो गए। 120 दिनों तक जीवित रहती है आरबीसी कोशिकाएं। आरबीसी का फुल फॉर्म आपने देखा, आरबीसी का फुल फॉर्म आपने देखा। उसके बाद ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जो है वो जाकर के नष्ट हो जाती है, ये देखा। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी आपने देखा। तो क्या देखा आपने? एक क्वेश्चन को हमने यहां पर लिया और इस पे व्याख्या जो है वो 3 हो गई, और बिल्कुल यही आपको एग्जामिनेशंस में बढ़त दिलाएंगे। ओके, दर्पण में वस्तु का जो है वो
दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर की बात की जा रही है। ये जो है वो आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ओके, ये कैसी होती है, प्लेन मिरर में आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। समतल दर्पण की जब बात करते हैं तो इसमें बनी हुई छवि जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होती है, और सीधी इरेक्ट और आभासी वर्चुअल दोनों होती है, जिसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज बी, आभासी और सीधा। कैसे लग रहे हैं क्लास? बहुत मजा ले रहे हैं आप, हमें ये पता है। और इसी तरह से हम एक कारवां का निर्माण करेंगे और सफलता हमें अवश्य मिलेगी, क्योंकि हम लगातार परिश्रम करेंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, और यही वो माध्यम जिससे कोई व्यक्ति सफल या असफल होता है। जिसने जितना परिश्रम किया, सफलता उसकी ओर नजदीक आती है। सफलता से भागने वाले हमेशा जो है वो असफल हो जाते हैं। कायर वही होता है जो कि कठिनाइयों में जो है वो बचने का, कठिनाइयों में जो है वो बहाने ढूंढता है, वो कायर होता है। और जो कठिनाइयों में रास्ता ढूंढता है, वही जो है वो बहादुर होता है। तो हम तो भाई बहादुर वाली कैटेगरी में हैं, और हमारे सामने सबसे बड़ी ये चुनौती है कि हाउ शुड वी गेट सिलेक्टेड, और हम इसका रास्ता निकाल रहे हैं। ओके, गैस जो है वो जल में घुलने पर क्या बनती है, व्हाट डज, सॉरी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में घुलने पर क्या बनती है, क्या बनाती है। व्हाट डज HCl गैस फॉर्म व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती है। कैसे, थोड़ा देख लें इसे। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जल में घुलने पर हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस आयन जो है वो बनाता है। ओके, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक क्यू बनता है। यह एक मजबूत अम्ल है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस। ओके, तो ये 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं। अगर ऐसे नंबर्स में पूछे तो आप इसका आंसर 46 देंगे, मतलब कितने होते हैं तो नंबर्स में देंगे। लेकिन कितनी जोड़ी गुणसूत्रों के बारे में पूछा जा रहा है तो 23 जोड़ी यानी कि 46 नंबर्स में। ओके, 23 जोड़ी। मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़ी बनाते हैं। इसमें से 12 जोड़ी जो है वो सामान्य ऑटोसोम्स होते हैं, है ना। 12 जोड़ी जो है वो इसमें सामान्य होते हैं, और एक जोड़ी लिंग जो है वो लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स ये होते हैं। तो देखा आपने, ये 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, ऐसा ही यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज जूल। ओके, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। 1 जूल 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ओके, मतलब कि वर्ग 1 न्यूटन का फोर्स जो हम लगाते हैं, और कोई वस्तु जो है वो 1 मीटर जो है वो 1 मीटर तक इसका जब विस्थापन हो जाता है तो हम कहते हैं कि 1 जूल जो है वो काम हो गया है। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो कभी कभी डायरेक्ट इससे पूछा जाता है एग्जामिनेशन से, मैंने कई बार देखा है कि इसे पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल्स इस पे दे दिया जाएगा, फोर्स दे दिया जाएगा, और डिस्टेंस और वर्क आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितना जूल वर्क हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा एक क्लास में, जो एग्जामिनेशन से जस्ट कुछ दिन पहले होंगे, और एसआई यूनिट से डेडिकेटेड एक वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए। उसमें सारे एसआई यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स है उसको मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा। निम्न में से कौन सा गैस रंगहीन और गंधहीन है? ये है फ्रेंड्स नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। जानते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में।
नाइट्रोजन N2 जो है वो गैस रंगहीन, यह है रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन होती है। ओके, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% जो है वो भाग इसी गैस के माध्यम से, मतलब गैस जितने भी गैस है हमारे वायुमंडल में, इसमें 78% जो है वो भाग इसी नाइट्रोजन का होता है। ओके, मानव हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? इसे मैं कल वाली क्लास में भी शामिल किया था और इसलिए कि ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसे देख लीजिए। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 जो है वो एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। यह दोहरे परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन प्रणाली पर जो है वो काम करते हैं। ओके, तो आप इन्हें देखते चले। ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? ओके, ये है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वेग सबसे अधिक अगर पूछे तो इस्पात में, इसके बाद जल में, इसके बाद वायु में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जितना सघन रहेगा इसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी और माध्यम जितना विरल होगा इसकी स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। तो थोड़ा सा देख लें। 330 मीटर पर सेकेंड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तापमान बढ़ने पर वेग थोड़ा बढ़ जाता है और तापमान घटने पर यानी कि आर्द्रता जब बढ़ती है तो ध्वनि को जो है वो ये आगे जो है वो बढ़ने में रोकती है। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वायु में आर्द्रता बढ़ जाती है तो ध्वनि का वेग जो है वो कमता है या बढ़ता है, या जब वायु की आर्द्रता जो है वो घट जाती है तो क्या होता है। तो मतलब इसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ये जानेंगे, आप इसका आंसर देंगे कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ओके, तो ध्वनि का वेग जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, और जब ह्यूमिडिटी जो है वो कम होगी तो बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो घट जाएगा, अपोजिट होता है। ओके, तो ये हुए आपके 20 क्वेश्चंस और विस्तृत व्याख्या के साथ साथ वीडियो हो गई 32 मिनट की, जिसमें 10 मिनट तो हम लोगों ने बातचीत किया। ये बातचीत कभी कभी बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। क्या चल रहा है आपके साथ, आपके मन मस्तिष्क आपको कहां ले जा रहे हैं, क्या अलाउ करवा रहे हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं बच्चों के लिए जानना, एक टीचर्स के लिए। ओके, तो मैंने जाना, मेरी भावनाओं को आपने समझा। अब आप जो है वो अपने बारे में कुछ बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती हैं इनका PDF हमारी ये कोशिश होती है कि मैं दे दूं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी कभी अगर नहीं मिलेगा भी तो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहां जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो उसे ज्वाइन करें। ओके, और बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हों और भारतीय रेल की सेवा के बाद जो समय हमें बचता है आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने, उसे क्लासों को रिकॉर्ड करने और आप तक पहुंचाने की मैं भरसक कोशिश करता हूं। तो इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ कि आप भी आने वाले दिनों में सिलेक्ट हों, आपका ये दोस्त आपको अग्रिम बधाई देता है। ओके, एक बार फिर आपको मैं ये याद दिला देना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।